So next effect is the Tyndall effect. If a homogeneous solution placed in dark is observed in the direction of light, it appears clear. It is saying कि अगर मैं कोई homogeneous solution ले लूँ, suppose मैंने homogeneous solution ले लिया NaCl plus water, ये एक homogeneous और true solution है. इस solution में अगर it is saying अगर मैं उसे observe करूँ the direction of light, मैंने इसे अंधेरे में रखा हुआ है, कहीं से लाइट पास हुई, मैंने कोई लाइट सोर्स लिया और लाइट सोर्स यहाँ से मैंने पास कराई. अगर मैं इसी डायरेक्शन में इसको वॉच करूँ, इसी सॉल्यूशन को लाइट के डायरेक्शन में, इफ़ आई वॉच इट, ये मुझे क्लियर सॉल्यूशन नज़र आएगा, इट अपीयर्स क्लियर. बट इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, और अगर मैं इसको इसकी डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल पे देखूँ एट द राइट एंगल, इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क. So at one side it is appearing perfectly clear and on the second side it is appearing perfectly dark. So जब इसी तरीके से आप colloidal solution को भी देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो आप perfectly clear नहीं दिख रही. यानी कि suppose this is a colloidal solution and this light is passing through this direction and you are watching this light or observing this light in this direction only parallel to this light of beam light, parallel to this beam. So you will not see the clear solution. It will reasonably clear or maybe translucent by the transmitted light, but they show a mild to strong opalescence when viewed at right angle to the passage of light. और जब आप इसको 90 डिग्री एंगल से देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको परफेक्टली ओपेक दिखे या डार्क दिखे, हो सकता है ये थोड़ा सा लेस ओपेकनेस भी दिखाए, मीन्स यहाँ कुछ आपको लाइट भी दिख सकती है. ठीक है ना, आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ भी नज़र आ सकती है, अंधेरे की जगह थोड़ा ब्राइटनेस भी दिख सकती है, तभी माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ऑपेलेसेंस यहाँ पे लिखा है. दैट इज़, अब इसका मतलब ये है दैट इज़ द पाथ ऑफ लाइट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्लूइश लाइट. इट मीन यहाँ पे जो लाइट, जो पाथ है लाइट का, वो आपको थोड़ा सा इल्यूमिनेट दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, और यहाँ इन्होंने कलर लिखा है दैट इज़ द ब्लूइश लाइट. सो दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व बाय फैराडे. अब ये इफेक्ट पहले फैराडे ने ऑब्जर्व किया, लेटर ये स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल, तभी हम इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. तो एंड द ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द टिंडल कोन, और जो ब्राइट कोन बनाएगी लाइट उसको हम बोलते हैं टिंडल कोन. दिस इज़ द टिंडल कोन. कि कोई लाइट सोर्स आ रही है और इस तरीके से ये पास हुई, तो यहाँ पे जो कोन बनेगा दिस इज़ द टिंडल कोन. नाउ इन फिगर 5.11 इट इज सेइंग दिस इज़ द टिंडल इफेक्ट विच इज शोन हेयर. The Tyndall effect is due to the fact that colloidal particles scatter light in all directions in space. अब Tyndall effect ये कह रहा है कि जो colloidal particles हैं ये light को सारी directions में आपको क्या करेंगे, scatter करते हैं. And this scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal dispersion. और इसी scattering की वजह से जो beam of light, जो path of light है वो कैसा हो जाता है, illuminate कर जाता है, या वो थोड़ा सा वहाँ पे रोशनी दिखने लग जाती है colloidal dispersion में. ठीक है ना. सो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम. यहाँ आपको बीम दिखने लग जाएगी 90 डिग्री पे, जो नहीं दिखनी चाहिए थी. होमोजीनियस में आपको राइट एंगल पे देखेंगे तो परफेक्टली डार्क नज़र आएगा, क्योंकि इस लाइट स्कैटर ही नहीं हुई. होमोजीनियस में देयर इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन देयर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ड्यू टू दिस स्कैटरिंग योर लाइट गेट्स illuminate or the path of beam gets illuminate to the direction which is right angle to the path of the beam. Fine. So this is because of the scattering of light by the colloidal particles. Now the next it is saying that Tyndall effect can be observed during the projection of picture in the cinema hall. अब कह रहा है कि हम इसको सिनेमा हॉल में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. Due to scattering of light by dust and smoke particles present there. Fine. It can be observed during the projection of picture in the cinema hall. Due to scattering of light by dust and the smoke particles, and it is observed only when the following two conditions are satisfied. अब Tyndall effect तभी ऑब्जर्व होगा जो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी. अब वो दो कंडीशंस क्या हैं कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं, उनका डायामीटर इज़ नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज़. तो जो पार्टिकल्स आप यूज़ करेंगे उनका अगर डायामीटर जिस लाइट को आप पास करा रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ से अगर ज़्यादा छोटा नहीं होगा तो आपका वहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होगा. सो डायामीटर जो है डिस्पर्स पार्टिकल का वो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए. इज़ नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. ठीक है ना, थोड़ा बहुत स्मॉल हो चलेगा बट ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए. देन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस of dispersed phase and dispersed medium differ greatly in the magnitude. अब dispersed phase और dispersed medium दोनों के refractive index जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में एक दूसरे से.
जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के बहुत डिफरेंट होंगे और डिस्पर्स पार्टिकल का जो डायामीटर है वो वेवलेंथ से कुछ ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा या बहुत लेस होगा, जो भी डिफरेंस रहेगा उस केस में देयर विल बी द टिंडल इफेक्ट विच इज़ शोन. सो टिंडल इफेक्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉलॉइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन. तो इसको हम कॉलॉइडल और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं. Sigmondi in 1903 used Tyndall effect to set up an apparatus known as ultra microscope. So Sigmondi एक साइंटिस्ट है, उसने 1903 में क्या किया, टिंडल इफेक्ट को यूज़ करके एक सेटअप बनाया, एक apparatus बनाया जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. एंड इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज़ फोकस्ड ऑन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन कंटेन्ड इन ए ग्लास वेसल. आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक बीम ऑफ लाइट ले रहे हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको फोकस कर रहे हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, और हमने कॉलॉइडल सॉल्यूशन किस में लिया है, ग्लास वेसल के अंदर. सो ग्लास वेसल के अंदर हमने कॉलॉइडल सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर हम एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट हम फोकस करा रहे हैं या उस पर डाल रहे हैं. देन फोकस ऑफ द लाइट इज देन ऑब्जर्व विद ए माइक्रोस्कोप एट राइट एंगल टू द बीम. अब जैसे ही वो लाइट को फोकस करा रहे हैं, अब उसका फोकस अब ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से एट राइट एंगल टू द बीम. इंडिविजुअल कॉलॉइडल पार्टिकल्स अपीयर एज ब्राइट स्टार्स अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड. उस केस में वो 90 डिग्री पे क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि हर एक कॉलॉइडल पार्टिकल जो है एक ब्राइट स्टार की तरह ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड. पीछे उन्हें डार्क नज़र आएगा और डार्क बैकग्राउंड में उन्हें ब्राइट कलर के कॉलॉइडल पार्टिकल्स एज ब्राइट स्टार्स दिखेंगे. Fine. An ultra microscope does not render the actual colloidal particle visible but only observe the light scattered by them. अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक्चुअल में पार्टिकल्स नहीं दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, जो लाइट स्कैटर हो रही हैं बेसिकली उनको ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है ना, जो कॉलॉइडल पार्टिकल से लाइट स्कैटर हुई है ये उस लाइट को ये ऑब्जर्व कर रहा है. Thus, ultra microscope does not provide any information about the size and shape of the colloidal particles. So, क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप colloidal के बारे में नहीं बता रहा, ये colloidal से जो लाइट स्कैटर हुई है उस स्कैटर्ड लाइट के बारे में बता रहा है, इसलिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती रिगार्डिंग द साइज एंड शेप ऑफ द colloidal particles. Fine, this is important, which is ultra microscope, and it is used by this is the setup which is maintained by the Zsigmondy. Now next, again very important property, which is Brownian movement. When colloidal solution are viewed, it is saying जब हम colloidal solution को देखें under a powerful ultra microscope. देखो powerful ultra microscope में जब आप देखते हैं colloidal solution को, you see a bright stars against a dark background. That bright stars are actually not a colloidal particles. That are what? That are the light scattered by the colloidal particles. That is why ultra microscope doesn't give you idea about the shape and size of the colloidal particle. Fine. So it is saying when you observe colloidal solutions under a powerful ultra microscope, the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field of view. तो जब आप उसे बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो colloidal particles आपको zigzag motion में घूमते हुए दिखेंगे पूरे solution में. And this motion was first observed by the British botanist which is Robert Brown, and it is known as the Brownian movement. और ये किसने ऑब्जर्व किया था पहली बार? बॉटनिस्ट है आपका रॉबर्ट ब्राउन, ब्रिटिश बॉटनिस्ट, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट. यू कैन सी इन द फिगर 5.12 दे आर इन द zigzag मोशन, एंड दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कॉलॉइड. अब ये मोशन जो है कॉलॉइड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. So this motion is independent of the nature of the colloid but depends on the size of the colloid or the particles and viscosity of the solution. Smaller the size, lesser the viscosity, faster is the motion. जितना छोटा size होगा, जितनी कम viscosity होगी, उतना faster उसका क्या होगा, motion होगा.